नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो क्षत्रिय कार्य है बीएड करने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको। तो क्षत्रिय कार्य पुस्तक सेशनल वर्क की जो डायरिया है, 9 डायरिया हैं, उनको कैसे भरे। और दोस्तों 3 डायरी मैं बना चुका हूँ और मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो आप 3 डायरी आप वहाँ से बना लेना। चौथी डायरी है वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते स्टार्ट। ये डायरी का फर्स्ट पेज है जिसमें आपकी कॉलेज का नाम, कॉलेज के बायोडाटा, कॉलेज की फ़ोटो वगैरह और नीचे आपको क्षत्रिय कार्य पुस्तक जो भी डायरी है वो मिलेगी। बीएड सत्र आपको लिखना है और स्टूडेंट, फादर्स नेम और सेशन और सब्जेक्ट, वो सब चीज़ आपको लिखनी है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको फर्स्ट पेज में लेकर मैं चलता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट पेज में आपको लिखना है मनोविज्ञान का अर्थ, क्रम एवं इसकी शाखाओं का विश्लेषण। ये साइकोलॉजी की जो सेशनल वर्क है, सत्रीय कार्य है वो है, जिसका टॉपिक का नाम है मनोविज्ञान का अर्थ, क्रम एवं इसकी शाखाओं का विश्लेषण। ये टॉपिक का नाम है। फिर दोस्तों सत्रीय कार्य में मैंने आपको बताया था कॉमन है, वो है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को स्नातक उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत। ये कंपलसरी है, मतलब कॉमन है सब में। सत्रीय कार्य सत्र 2023-24 ये भी कॉमन है। दाईं तरफ आपका जो निर्देशक, मतलब जो टीचर का नाम लिखना है। दाईं तरफ आपका नाम, कक्षा, रोल नंबर लिखना है। कक्षा में बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर आपको लिखना है। तो बीएड करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सत्रीय कार्य सेशनल वर्क की डायरी में कैसे भरे वो बता रहा हूँ। फर्स्ट पेज में फिर आपको नीचे लिखना है आपकी कॉलेज का नाम। तो फर्स्ट पेज में आपको लिखना है पहले टॉपिक का नाम, फिर राजस्थान विश्वविद्यालय जो कंपलसरी है, फिर सत्रीय कार्य, दाईं तरफ आपका नाम, बाईं तरफ गुरुजी का नाम और फिर आपको रोल नंबर वगैरह और नीचे आपको लिखना है आपके कॉलेज का नाम। अगले पेज पर इंडेक्स बनाना है। जैसे मैंने पिछले डायरी में 3 डायरी में बताया, वैसे आपको इंडेक्स बनाना है। स्केल के माध्यम से आपको क्रम संख्या, प्रकरण, पेज नंबर, हस्ताक्षर और टिप्पणी, मतलब आपको कॉलम बना लेने हैं। जिसमें पहला पॉइंट क्रम संख्या है मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, मतलब इंडेक्स में वो लिखते हैं जो टॉपिक हम उसमें लिखेंगे आगे जाके। तो पहला है मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, दूसरा है मनोविज्ञान का विकास क्रम, तीसरा है मनोविज्ञान की शाखाएं, चौथा है मनोविज्ञान की प्रकृति, पांचवा है मनोविज्ञान की विधिया, क्या क्या विधिया है। तो अगले पेज में आपको इन 4-5 पॉइंट पर अध्ययन करेंगे। फिर लिखना है आपको घोषणा पत्र। सभी डायरियों में आपको ये करना है, जिसमें फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि मैं, फिर आपका नाम, फिर आपकी क्लास का नाम, बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड सेकेंड ईयर, फिर का छात्र या छात्रा, फिर आपके कॉलेज का नाम, फिर घोषणा करता हूँ या घोषणा करती हूँ कि मैंने सत्रीय कार्य है, फिर टॉपिक का नाम मनोविज्ञान का अर्थ, विकास क्रम एवं इसकी शाखाओं का विश्लेषण से संबंधित सत्रीय कार्य, श्री, फिर आपके मैडम का नाम या गुरुजी का नाम, टीचर का नाम, फिर आपके कॉलेज का नाम कोष्टक में के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में पूर्ण किया है। फिर मेरा यह कार्य पूर्णतः मौलिक है तथा स्वयं मेरे द्वारा किया गया है। इसके समस्त तथ्यों का संग्रहण मैंने स्वयं किया है। फिर बाईं तरफ स्थान, दिनांक, दाईं तरफ आपका नाम, कक्षा, रोल नंबर, फिर नीचे लिखना है आपकी कॉलेज का नाम। फिर अगले पेज में लिखना है आपको, कुछ भी नहीं लिखना, वो पेज आपको खाली छोड़ देना है। फिर अगले पेज में लिखना है मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। जो इंडेक्स में अपने पहला पॉइंट जमाया था उसको लिखना है मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। एक बात याद रखना कि इसमें आपको रंगीन पेन का उपयोग करना है। जो भी डायरी आप बनाओ उसमें रंगीन पेन का उपयोग करना, कलर देना है। जिसमें पहला है मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें आपको लिखना है मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी का शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों साइको तथा लोगोस से मिलकर बना है। लोगोस का अर्थ होता है विचार करना, अध्ययन करना आदि, तथा साइकी का अर्थ विभिन्न भिन्न समयों पर भिन्न रूप से, जैसे आत्मा, मन आदि के रूप में लगाया जाता है। और इसी के फलस्वरूप मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषाओं में भी बदलाव आता रहता है। फिर आपको 2 लाइन छोड़ने के बाद लिखना है मनोविज्ञान की अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है जो निम्नलिखित है।
जिसमें पहला है गैरिसन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। दूसरा है स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तीसरा है मन के अनुसार, वो है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। चौथा है बोरिंग और वेल्ड के अनुसार मानव स्वभाव का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। अगला पॉइंट में लिखना है पेज में, वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। फिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की सर्वाधिक संतुष्ट परिभाषा मानव व्यवहार का विज्ञान को दी जा सकती है। अगला है वैज्ञानिक हिलगार्ड तथा एटकिंसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला वैज्ञानिक है जेम्स के अनुसार, वो है मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। आर.एस. वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के अपने परिवेश के साथ किए जाने वाले कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। और ब्राउन के अनुसार शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो ये कुछ वैज्ञानिक थे। फिर अगला है मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या है। तो पाई चार्ट के अनुसार ये बताया गया है, कैसे कि डायग्राम के अनुसार। तो आपको ये डायग्राम बना लेना है स्क्रीनशॉट लेकर। आप ऐसे बना सकते हो, जिसमें पहला है इंडेक्स में आत्मा का विज्ञान, दूसरा मन का विज्ञान, तीसरा चेतना का विज्ञान, चौथा है व्यवहार का विज्ञान। मन का विज्ञान में आपको चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन, या 3 पॉइंट है वो उतार लेने हैं। अगला पेज में लिखना है फिर आपको ये आत्मा का विज्ञान। आत्मक विज्ञान क्या कहता है, तो ये कहता है 16वीं शताब्दी में यूनानी दार्शनिकों के ने इसे आत्मा का विज्ञान माना। इन दार्शनिकों में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, किंतु दार्शनिक यह स्पष्ट करने में सफल नहीं हो सके कि आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मानव की आत्मा को नहीं, उसके मन मस्तिष्क को समझना चाहिए। फिर अगले में लिखना है मन का विज्ञान। उसमें लिखना है 17वीं शताब्दी में साइको का अर्थ मन में लगाया गया और फलस्वरूप मनोविज्ञान का मन का अध्ययन करने वाला विषय का विज्ञान कहा जाने लगा। यह अर्थ मनोविज्ञान के साथ काफ़ी समय तक जुड़ा, परंतु कालांतर में इस परिभाषा को उसी तरह से आपत्तियां और आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, जैसे कि प्रथम परिभाषा आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय को हुआ। अगला है चेतना का विज्ञान। उसमें लिखना है 18वीं शताब्दी के अंत में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। इसमें प्रमुख रूप से विलियम जेम्स, विलियम वुंट तथा जेम्स अली आदि का नाम लिया जाता है। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करता है। अगला है व्यवहार का विज्ञान। उसमें लिखना है 19वीं शताब्दी में विज्ञान ने तेजी से प्रगति के विज्ञान का प्रभाव जनमानस और उसके क्रियाकलापों पर स्पष्ट रूप से पड़ना प्रारंभ हो गया और फलस्वरूप मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान में परिभाषित किए जाने के प्रयत्न प्रारंभ हो गए। इस दिशा में पहला प्रयत्न प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैग्यूडुगल ने किया। अगली है मनोविज्ञान की शाखाएं, कौन कौन सी शाखा है। तो पहला है सामान्य विज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान सामान्य परिस्थितियों में सामान्य व्यक्तियों के सामान्य व्यवहारों और अनुभूतियों का अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। अगला है दूसरा असामान्य मनोविज्ञान। उसमें आपको लिखना है असामान्य व्यक्तियों के व्यवहारों और अनुभूतियों का अध्ययन, जैसे मानसिक रोग ग्रस्त, बौद्धिक एवं शारीरिक रोग ग्रस्त। तीसरा है बाल मनोविज्ञान। साधारण एवं असाधारण परिस्थितियों में बालक के व्यवहार और अनुभूतियों का अध्ययन, गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक के शारीरिक तथा मानसिक विकास का अध्ययन। चौथा है किशोर मनोविज्ञान। उसमें लिखना है लगभग 12 वर्ष की आयु से 21 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का अध्ययन। पांचवा है व्यक्तित्व मनोविज्ञान। उसमें लिखना है व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषताओं तथा भिन्नताओं का अध्ययन व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला है सामाजिक मनोविज्ञान। छठा पॉइंट है सामाजिक मनोविज्ञान। उसमें लिखना है विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में
व्यक्ति और समाज की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। अगला है पशु मनोविज्ञान, उसमें पशुओं की क्रियाओं तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और अध्ययन को नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, उसमें प्राणियों के व्यवहार का प्रयोगात्मक अध्ययन, विशेष रूप से संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, संवेग, सीखना, स्मरण, विस्मरण आदि क्रियाओं का अध्ययन। अगला है विश्लेषणात्मक अध्ययन, उसमें लिखना है मानव मस्तिष्क की जटिल प्रक्रिया को अध्ययन किया जाता है। मानव मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान, उसमें लिखना है व्यक्ति तथा प्रजाति और उनके क्रमिक विकास का अध्ययन, जिसमें अगला पॉइंट है विकास मनोविज्ञान, उसमें लिखना है व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का एक क्रम से अध्ययन और क्रमिक विकास के कारणों का विश्लेषण तथा व्यक्तियों के विकास का तुलनात्मक अध्ययन करके उनके अंतर के कारणों का पता लगाना। ये 11 पॉइंट है। और फिर अगला है शारीरिक मनोविज्ञान, उसमें लिखना है मानसिक क्रियाओं और नाड़ी मंडल, ज्ञान के इंद्रियों तथा गति इंद्रियों की क्रियाओं का अध्ययन। अगला पॉइंट है परा मनोविज्ञान, उसमें लिखना है बोध, दूरबोध और अतींद्रिय दृष्टि जैसी चीज़ों के बारे में अध्ययन। अगला पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान, उसमें लिखना है बाल विकास का अध्ययन, शिक्षा के अंगों, प्रक्रियाओं तथा सीखने की दशाओं का अध्ययन। अगला है टॉपिक है मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान की कैसी प्रकृति है, उसमें लिखना है मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सर्वमान्य रूप से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। मनोविज्ञान की विज्ञान के रूप में मान्यता उसकी प्रकृति के कारण प्राप्त हुई है, जिसे संक्षेप में निम्नवत लिपिबद्ध किया जा सकता है। जिसमें पहला पॉइंट है विज्ञान की भांति इसकी अध्ययन सामग्री पूर्ण रूपेण क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होती है। दूसरा पॉइंट है विज्ञान की तरह इसमें भी सत्य की खोज की जाती है। मनोविज्ञान में व्यवहार संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है तथा उनमें संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों की विवेचना होती है। अगला पॉइंट है क्रमबद्ध तथा सुनियोजित ढंग से छानबीन करना, काम करने की वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाती है। अगला है अन्य वैज्ञानिक विषयों की तरह मनोविज्ञान सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक दोनों पक्षों को ही अपने में स्थान देता है। सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में उपयोग किए जाने का कार्य मनोविज्ञान भी वैसे ही करता है जैसे भौतिक, रसायन तथा जीव विज्ञान करते हैं। अगला है मनोविज्ञान की विधियाँ, क्या क्या विधियाँ है, तो वो पहली विधि है प्रयोगात्मक विधि। इसमें लिखना है प्रयोगात्मक विधि में परीक्षण और प्रयोगों के आधार पर व्यवहार संबंधी निष्कर्ष निकालने पर बल दिया जाता है। वैज्ञानिक विषयों में जिस प्रकार प्रयोगशाला में तथा वास्तविक जीवन की पृष्ठभूमि में व्यवस्थित एवं अनियंत्रित नियंत्रित परिस्थितियों, वस्तुओं एवं प्राणियों पर प्रयोग करके उनके गुण, व्यवहार एवं क्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक की अवस्था ये अवस्थाएं हैं जिसमें आपको ऐसे लिखना है समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण, विधि का निर्धारण, प्रभाती चरों पर नियंत्रण, उपकरण का चयन, अनाश्रित पर आश्रित चरों का निर्माण। फिर अगले पन्ने में पेज में लिखना है समस्या का चयन। समस्या का चयन कैसे किया जाता है, उसमें लिखना है प्रयोगात्मक विधि में सर्वप्रथम सामाजिक गतिविधियाँ, पूर्व अध्ययनों, विद्वानों से विचार विमर्श, प्रयोगकर्ता की अभिरुचि तथा संबंधित सामग्री की उपलब्धता के आधार पर समस्या का चयन किया जाता है। फिर लिखना है टॉपिक परिकल्पना का निर्माण। इसमें लिखना है समस्या चयन के उपरांत परिकल्पना का निर्माण किया जाता है जिसे प्रयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रयोग द्वारा इसी परिकल्पना की सत्यता की जांच होती है। अगला है विधि का निर्धारण। समस्या और परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में समुचित उपयोग विधि का निर्धारण किया जाता है। प्रभावी चरों पर नियंत्रण, उसमें आपको लिखना है इस चरण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रयोग तथा आश्रित व अनाश्रित चरों के अतिरिक्त और कौन कौन से चर अथवा प्रभावी तत्व है जिनको नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। मनोविज्ञान में आयु, शिक्षा, शारीरिक संरचना, बौद्धिक व मानसिक विकास, थकान, यौन, व्यक्तित्व, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों, आनुवंशिकता और वातावरण आदि अनेक ऐसे बाहरी चर होते हैं जो अध्ययन किए जाने वाले चरों पर प्रभाव डालती है। इसमें अगले में लिखना है उपकरण का चयन।
इसमें लिखना है इस अवस्था के अंतर्गत उपकरणों और प्रायोगिक सामग्री का प्रयोग करने वाला किसी निश्चित घटना अथवा व्यवहार से स्वतंत्र चर में अपनी पूर्ण निर्मित योजना के अनुसार परिवर्तन करता है, जिससे उसके आश्रित चर से संबंध का परीक्षण किया जाता है। अगला पॉइंट है अनाश्रित व आश्रित चरों का नियंत्रण। यह प्रयोग विधि की मुख्य प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले चरों में से अनाश्रित चर में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके आश्रित चर पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है न्याय दर्शन, जिसमें आपको लिखना है प्रयोगात्मक विधि में प्रयोग की प्रक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार से की जा सकती है। पहला है पहली प्रक्रिया में 2 प्रायोगिक चरों में परिवर्तन किया जाता है। दूसरा है दूसरी प्रक्रिया में किसी न्याय दर्शन का वैज्ञानिक विधि से चयन कर उसकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया में किसी व्यक्ति का समूह का प्रायोज्य का चुनाव करते समय प्रयोग के लिए उसकी उपयुक्तता का ध्यान दिया जाता है। फिर आपको लास्ट के पेज में लिखना है संदर्भ सूची, जिसमें वेबसाइट है 3, जिसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे उतार लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेकर, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।